देख रहे हैं आवाज एट 9। आज जारी हुए होलसेल महंगाई दर में प्याज का असर साफ नजर आ रहा है। WPI 6 महीने की ऊंचाई पर है और इससे ब्याज दर घटने के आसार और भी कम हो गए हैं। साथ में एक बार फिर सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाए गए हैं। SBI ने कहा है कि अगर CPI में इतना असर नहीं दिख रहा है फूड इन्फ्लेशन का, तो WPI में कैसे दिख सकता है। लेकिन जो भी आंकड़े आए उसने बाजार के होश तो जरूर उड़ा दी। 350 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा सेंसेक्स एक झटके में पिछले हफ्ते के लेवल पर आ गया है। हालांकि कल भारतीय बाजारों के लिए संकेत अच्छे हैं। अमेरिकी बाजार इस खुशी में है कि लैरी समर्स अब फेडरल रिजर्व के चीफ नहीं बनेंगे। जितने भारतीय बाजार खुश है रघुराम राजन के आने से, उतने ही अमेरिकी बाजार खुश हैं कि समर्स साहब नहीं होंगे अगले फेडरल रिजर्व चीफ। इस सब पर चर्चा आगे, बहुत कुछ है कार्यक्रम में। मेरा नाम है तमन्ना, मेरे साथ है कविता। नमस्कार। ये तो थी अभी तक की बिग स्टोरीज, लेकिन आइए डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने थोक डीजल से सब्सिडी हटाने को सही ठहराया। कहा इकॉनमी मुश्किल में, लीक से हटकर करने होंगे फैसले। रुपए में दिखी शानदार रिकवरी, 66 पैसे मजबूती के साथ रुपया एक महीने के उच्चतम स्तर पर बंद। $1 का भाव 63 से नीचे। रुपए की मजबूती से घट रही है सोने चांदी की चमक। सोना 600 रुपए और चांदी 1500 रुपए सस्ती हुई। पिछले हफ्ते भी चांदी 10% टूटी। और NSCL सेटलमेंट संकट पर रिपोर्ट आने से 2 दिन पहले NSCL के प्रमोटर जिग्नेश शाह ने अरविंद मायाराम से मुलाकात की। लगातार 4 डिफॉल्ट होने के बावजूद कहा निवेशकों को पैसा हर हाल में वापस मिलेगा। विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ी। कंपनी बंद करने के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पासपोर्ट के साथ माल्या को समन किया। अमेरिका के नेवल बेस में फायरिंग, 4 लोग मरे, 10 से ज्यादा घायल। मोदी पर नरम पड़ा अडवाणी का रुख। छत्तीसगढ़ की एक रैली में की तारीफ। मंदी से निपटने के लिए FMCG कंपनियों की स्ट्रैटेजी, पैक साइज को बेहद छोटा किया। शो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि आज आवाज एट 9 पर बड़ी महंगाई के बाद कैसी रहेगी क्रेडिट पॉलिसी पर सुनिए दिग्गजों को। PMSE चेयरमैन C रंगराजन, RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जलान, SBI चेयरमैन प्रदीप चौधरी, कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस चेयरमैन उदय कोटक को। और महंगाई ने फिर से आम आदमी के साथ साथ सरकार और रिजर्व बैंक की मुश्किलें बढ़ा दी है। अगस्त में WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय की जाने वाली थोक महंगाई दर 5.6% से बढ़कर 6.10% पर पहुंच गई है, जबकि अनुमान 5.9% का था। हालांकि कोर महंगाई दर के मोर्चे पर अच्छी खबर है। अगस्त में ये 2% के भी नीचे फिसल गई है, जबकि जुलाई में ये करीब 2.5% पर थी। अगस्त में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर 2.81% से घटकर 1.90% पर आ गई है। प्राइमरी आर्टिकल्स की बात करें तो अगस्त में इसकी महंगाई दर करीब 9% से बढ़कर 12.5% पर पहुंच गई है। वहीं खाद्य महंगाई दर करीब 12% से बढ़कर 18% के नीचे के पार पहुंच गई है। हालांकि अगस्त में फ्यूल और पावर ग्रुप की महंगाई दर कमोबेश जुलाई के स्तर पर ही बरकरार है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन C रंगराजन के मुताबिक खाने पीने की चीजें महंगी होने से अगस्त में WPI महंगाई दर में उछाल दिख रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई दर में तेजी से कमी आएगी। Inflation was that it will not rise, but going ahead, I believe inflation will come down because we expect the inflation by the end of the current fiscal to be around 5.5%. Food inflation will definitely come down, and now that the rupee has stabilized, the imported commodities in rupee terms will also come down. Therefore, going ahead, we can look forward to the smoothening or the inflation coming down. उधर SBI ने WPI महंगाई दर में फूड इन्फ्लेशन पर सवाल उठा दिए हैं। क्या है SBI का तर्क, ये जानने के लिए अब बात करते हैं SBI के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष से। घोष साहब, क्या आपको नजर आ रहा है इन आंकड़ों में जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं? ट्रेंड है, अगर आप अगस्त का जो डेटा है
WPI का देखें वो 6.1% रिच किया एंड अगस्त में रूपी डिस्टर्बेंसेस मैक्सिमम में था, उसमें काफी ज्यादा वोलाटिलिटी था। तो उसी हद तक जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन था उस पर थोड़ा सा हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन थोड़ा इनफैक्ट डिक्लाइन हुआ है एंड उसके लिए फ्यूल प्राइसेस जो है वो स्टैटिक है। ये एक्सपेक्टेड, ये बेसिकली आपको एक थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि फूड प्राइसेस जो है लास्ट 3 महीने 9% से इट हैज बिकम 18.2%। तो अगस्त में जो WPI नंबर्स इंक्रीज हुआ है दैट हैज बीन एंटायरली बिकॉज ऑफ द स्पार्क इन द फूड इन्फ्लेशन। ना सेकेंड थिंग इसमें जो है, अगर आप CPI का देखें, CPI में जो फूड का जो वेटेज ज्यादा है जो क्लोज टू अराउंड 48-49%, इसी टाइम पीरियड में लास्ट 3 महीने में CPI में जो फूड का जो इन्फ्लेशन है वो करीब करीब अराउंड 10 to 11% में बरकरार है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिटेल जो इन्फ्लेशन है फूड इन्फ्लेशन दैट इज नाउ लोअर देन द होलसेल फूड इन्फ्लेशन। तो ये एक ट्रेंड है जिसको वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन थॉरोली, बिकॉज इसके काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी रेमिफिकेशन हो सकते हैं। तो क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है घोष साहब कि आपका रिटेल फूड इन्फ्लेशन होलसेल प्राइसेस से ज्यादा है? हाँ, तो ये बेसिकली ये काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि रिटेल फूड इन्फ्लेशन जो होता है वो आपको जो होलसेल से उससे ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो सप्लाई सेट का जो आर्गुमेंट है उसके लिए जो आपका जो होलसेल लेवल से रिटेल में वो ज्यादा इन्फ्लेटेड हो जाते हैं। लेकिन लास्ट 2-3 महीने से लास्ट 3 महीने पर्टिकुलरली एंड पर्टिकुलरली इन अगस्त में हमने देख रहे हैं कि CPI और WPI का जो डाइवर्जेंस है वो फूड इन्फ्लेशन में वो काफी हद तक बढ़ गया है। आपको ये भी बात एक बार में बोलना चाहता हूँ कि CPI में थोड़ा सा जो मॉडरेशन आया है लास्ट 2-3 महीने, ये पहले 9.87% था, अभी लास्ट महीने इन्होंने 9.52% हुआ। वो मॉडरेशन एक आइटम के लिए हो रहा है, वो है फ्यूल एंड लाइट, क्योंकि फ्यूल एंड लाइट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, उस पर थोड़ा सा गिरावट आया है एंड दैट इज उसके लिए CPI में डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन अगर आप देखें WPI CPI उसका जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड आर एक्चुअली डिफरेंट, डाइवर्जेंट एंड कॉन्ट्रास्टिंग। यहाँ पर घोष साहब कुछ दिन पहले IIP के जो आंकड़े आए थे उस पर भी कुछ सवाल थे। एक सेक्शन में बहुत ज्यादा बढ़त दिख रही थी और वहां पे भी कुछ अनोमलीज नजर आए थे। देखिए, मैं इस तरफ से एनोमलीज तो नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि डेटा जो आते हैं डेटा में काफी रिविजन होता है, ये देश में ही होता है, US में भी डेटा रिविजन होता है, एवरी कंट्री हैज अ डेटा रिविजन। बट मैंने ये डेटा से एक चीज में अंडरस्टैंडिंग द डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड आते हैं, जो पहले जो ट्रेंड चल रहा था कि CPI WPI का डाइवर्जेंस, जनवरी 2012 में हमने देखा कि WPI CPI ऑलमोस्ट कॉन्वर्जेंट था, लेकिन अभी भी WPI CPI डाइवर्जेंट है। लेकिन अभी डाइवर्जेंस का जो रीजन है दैट वो रीजन कॉम्प्लीटली वो रीजन पहले रीजन लग नहीं रहा कि पहला जो रीजन था अभी वो रीजन है। हो सकता है कि ये टेम्पोररी ट्रेंड है, 3 महीने कुछ देर बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्यों ये हो रहा है, ये टू अंडरस्टैंड दिस रीजन इट इज वेरी, इसको काफी इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेंड क्यों बरकरार है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ IIP के बारे में। IIP में आप देखें ये जो डेटा आया है जुलाई में उसको काफी अच्छा, उसमें 2.6% है, लेकिन ये बात हम पहले भी बोला था, थोड़ा बहुत इसमें आउटलायर आइटम्स है, उसके लिए IIP नंबर से हो सकता है कि ऊपर नीचे वो जा रहा है, और इसका भी जो ट्रेंड है अगले 1-2 महीने में ही पता चलेंगे कि IIP का नंबर क्या है। बट और एक बात इस नंबर से आप जुड़ा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। ये जो पहले शो का पहले ही बोला कि अगस्त में जो रूपी का वोलेटिलिटी था वो मैक्सिमम, और अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखें अभी 1.9% हो गया 2.3% से, उसका मतलब कि इतना ज्यादा इंपोर्टेड रूपी डेप्रिसिएशन के बाद भी जो आपको इनपुट कॉस्ट में जो ऊपर हो रहा है उसका कुछ भी पास थ्रू नहीं हो रहा है। दैट इम्प्लाइज कि आपकी इकोनॉमी में जो डिमांड है, डिमांड काफी कम है, और अगले 2-3 महीने में अगर ये डिमांड नहीं बढ़ते हैं तो हमारा जो ग्रोथ आउटलुक है उसके ऊपर काफी हद तक असर पड़ सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। SBI के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष यहाँ कहते हुए कि कई सवाल उठ रहे हैं इन आंकड़ों से। तो महंगाई दर बढ़ी है तो क्या अब ब्याज दरें नहीं घटेंगी? RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जलान ने भरोसा जताया है कि शुक्रवार को गवर्नर रघुराम राजन ऐसी पॉलिसी की घोषणा करेंगे जिससे बाजार और इकोनॉमी का सेंटिमेंट सुधरेगा। वो जरूर कुछ न कुछ जो भी कहेंगे उससे मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
क्योंकि ही विल टेक ए लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। जब पॉलिसी होती है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बताएंगे वो। अपने पहले स्टेटमेंट में उन्होंने लॉन्ग टर्म बताया और उसके बाद उन्होंने इमीडिएट एक्शंस लिए, तो यही पॉलिसी में होगा। और मैं आई एम वेरी होपफुल दैट मार्केट कॉन्फिडेंस विल इम्प्रूव and I have no doubt in my mind that whatever he says would be reasonable, would be confidence inspiring and would certainly be most welcome. I mean, if I were to take a bet, that would be my bet. बैंकर्स के मुताबिक ये हफ्ता काफी अहम होगा। स्टेट बैंक के चेयरमैन प्रदीप चौधरी के मुताबिक रुपए में सुधार के बाद आने वाली पॉलिसी में रिजर्व बैंक को 15 जुलाई को उठाए कदम वापस लेने चाहिए। मेरा तो असेसमेंट है कि भाई गवर्नर साहब, देखिए आरबीआई हमेशा ये कहता है कि रियल सेक्टर की प्रॉब्लम्स के लिए फाइनेंशियल सोल्यूशन हमेशा नहीं होता है। तो ये आरबीआई के ऊपर है कि वो किस चीज़ को प्राथमिकता सबसे ज़्यादा देते हैं, करेंसी को या महंगाई को या ग्रोथ को। तो इन तीनों को किसको कितनी प्राथमिकता देते हैं उस पर निर्भर होगा। I think we have to wait for the Federal Reserve meeting, which is very crucial, followed by the monetary policy meeting on the 20th. So this week is pretty crucial, and I do hope that favorable outcomes come out of both these events. जमीन पर महंगाई की स्थिति कैसी है? प्याज जो कभी 10-15 रुपए किलो में बिकती थी, अब वो 70 रुपए किलो में मिलती है। महंगाई की पड़ताल के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा सिंह के पास। प्रज्ञा, आज थोक बाजार में महंगाई के आंकड़े आए हैं, मंडी में अनाज और सब्जियों के भाव क्या चल रहे हैं? देखिए, अगर मंडी में भाव की बात करें तो भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले 6 महीने के मुकाबले, और जो आम आदमी है उसके ऊपर साफ तौर पे महंगाई की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है हमें। अगर हम सबसे पहले प्याज की बात करें तो इसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है WTI इन्फ्लेशन की तरफ, क्योंकि इसके जो दाम है वो बुरी तरह से बेतहाशा तरीके की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। अप्रैल की अगर हम बात करें तो प्याज 1000 रुपये प्रति क्विंटल के पास था इसका दाम, जबकि अब ये 5000 रुपये प्रति क्विंटल के पास बिक रहा है। हालांकि ये प्रति क्विंटल की बात हुई, अगर हम किलो में बात करें तो 70 रुपये किलो तक इसके भाव जा चुके हैं मंडियों में। वहीं अगर हम आलू की बात करें, जो कि सब्जियों का राजा माना जाता है, जिसे सबसे ज़्यादा आमतौर पर सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है, उसके भी भाव करीब 16 रुपये किलो अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं मंडियों में। आमतौर पे जो किचन में रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आमतौर पे रोज़ ही इस्तेमाल की जाती हैं भारतीय घरों में, और इनके भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि अगर हम चावल की बात करें तो 1850 रुपये प्रति क्विंटल के भाव थे इसके अप्रैल में, जो कि अब बढ़ के 1950 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। उसी प्रकार से 20,000 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव बढ़ गए हैं जहाँ तक गेहूँ की बात है। चीनी के भी भाव में उसी तरीके की बेतहाशा तरीके की भले ही एक बढ़ोतरी न देखी गई हो, 100 रुपये प्रति क्विंटल तक इसके भाव बढ़े हैं पिछले 6 महीने में। हालांकि ये चीज़ें चूँकि रोज़ इस्तेमाल होती हैं, इसलिए आम आदमी के लिए अपना बजट को बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सब्ज़ी कम खाएंगे और फल ज़्यादा खाएंगे तो शायद आपका बजट थोड़ा मेंटेन रह सके, तो यहाँ भी आप चूक सकते हैं, क्योंकि अगर हम सेब की बात करें तो इसके कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहाँ 4300 रुपये के पास इसके भाव थे मंडी में, वहीं अब ये 5000 रुपये के पास बिक रहा है। तो एक तरह से बोला जाए तो आम आदमी के लिए कहीं से भी राहत की बात नहीं है। जी बिल्कुल, यानी लगातार यहाँ महंगाई बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा इन तमाम डिटेल्स के लिए। और अनटैक्सी के लिए मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। USFDA ने लगाया मोहाली प्लांट पर बैन। और रुपए की मजबूती आज भी कायम, 63 के नीचे आया रुपया। पूरा अपडेट देखिए इस ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं अमेरिकी शेयर बाजार की, जहां शुरुआती कारोबार में जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। हेमंत घई अब हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा डिटेल्स के लिए। हेमंत, आज से 5 साल पहले लीमन ब्रदर्स का पूरा कोलैप्स हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली अमेरिकी बाजारों को इससे कोई वास्ता नहीं आज। बिल्कुल, वो बरसी आज दरअसल नहीं मन रही। और अब देखिए अमेरिकी बाजार कितनी तेजी के साथ ऊपर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। नैस्डैक ने तो 13 साल के हाईज को अभी छुआ है। डाउ के 30 के 30 स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल आज लॉरेंस समर का इम्पैक्ट बाजारों पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से माना जा रहा था कि बेन बर्नांके जब 31 जनवरी 2014 को इस US फेड के पद से हटेंगे
तो लॉरेंस समर जाकर वहां पर उस पदभार को संभालेंगे। लेकिन अब आप देखिए जिस तरह से उन्होंने शनिवार को ये साफ कर दिया कि वो इस पद को लेने में इच्छुक नहीं है, और ओबामा की तरफ से ये भी बयान आ गया कि वो इस डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। अब यही माना जा रहा है कि ये दुनिया भर के बाजारों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वो काफ़ी जो उनका स्टांस था वो काफ़ी कड़ा था, और वो दरअसल क्वांटिटेटिव ईजिंग के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। और ऐसे आदमी अगर वहां आ जाता उस पद पर तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, और इसीलिए आज दुनिया भर के बाजारों में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। जेनेट येलन फेड वाइस चेयरमैन है, और अब ये पक्की दावेदार हो गई हैं, ये पहली महिला फेड चेयरमैन हो सकती हैं अगर ओबामा साहब इनको मंजूरी दे दें तो। लेकिन दुनिया भर के बाजारों में आज इसीलिए एक रैली देखने को मिल रही है। इवन अगर आप देखिए आज जिस तरह से यूरोपीय बाजार खुले, फुटसी कैकडेक्स वहां पर करीब 1% तक की बढ़त देखने को मिली, और अमेरिकी बाजारों ने भी एक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग आज के सत्र में दिखाई। शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए हेमंत। और जहां तक बात है हमारे घरेलू बाजार की, तो महंगाई ने आज घरेलू बाजार भी पस्त कर दिया। कारोबार की शुरुआत शानदार तेजी के साथ हुई थी। विदेशी बाजारों से मिले संकेतों के चलते करीब हर सेक्टर में आज तेजी दिखाई दी थी, मगर बाजार की तेजी ज्यादा देर तक टिकी नहीं रही। दोपहर में आए महंगाई के आंकड़े ने बाजार का पूरा मूड खराब कर दिया। छोटे और मझोले शेयरों की पिटाई ज्यादा हुई। लगातार चौथे दिन ऐसा लग रहा है बाजारों में ऊपर के लेवल पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है, खासतौर से 59.20, 59.50, ये 25-50 पॉइंट की रेंज ऐसी है जिसके आसपास जैसे ही बाजार जाते हैं वहां पर बिकवाली का दबाव शुरू होते हुए दिखता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। हालांकि संकेत आज शुरुआत करने के लिए सब तरफ से मजबूत थे, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे, लोकल ट्रिगर्स भी काफ़ी बेहतर थे, रुपये ने भी काफ़ी मजबूत शुरुआत की, लेकिन उसके बावजूद बाजार जहाँ खुले वहीं पर टॉप बनाकर थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखे। आज सुबह से मिड कैप शेयर थोड़ा सा पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, और उसके बाद में मिड कैप शेयरों पर मार ज्यादा पड़ती हुई नजर आई। लेकिन दिग्गजों में बिकवाली की ट्रिगर भले ही आप महंगाई दर के आंकड़ों को कह सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है कि पुट कॉल रेशियो बता रहा है कि बाजार थोड़े बहुत ओवरबॉट है, और जैसे 59-50 के पास पहुंचते हैं यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली आती है। वही ट्रेंड आज भी लगातार चौथे दिन दिखा है। बैंकिंग शेयरों ने लेकिन आज ट्रेंड के विपरीत फिर से मजबूती का काम किया, और आप देखें सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी मजबूती के साथ बंद हुए। इंडसइंड, ICICI और इसके अलावा इसके बाहर HDFC बैंक जैसे और यस बैंक जैसे शेयरों में भी उछाल दिखा। ऑटो शेयरों में भी सेलेक्टिवली खरीदारी होती हुई दिखी। मारुति, हीरो मोटो पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे हैं। फार्मा शेयरों में आज जमकर कमजोरी हुई, और सबसे ज्यादा गिरावट यही से आती दिखी। रेनबैक्सी के मोहाली प्लांट पर US FDA का नोटिस आने के बाद यहां पर 30% की गिरावट हुई। वैसा ही रुझान दूसरे शेयरों में भी दिखा। वहीं मिड कैप फार्मा शेयर भी काफी कमजोर थे, खासतौर से स्ट्राइड्स आर्कोलैब के एक प्लांट के लिए भी US FDA ने वार्निंग दी, और उसके बाद यहां पर मार पड़ती हुई दिखी 3.5% की। रियल्टी शेयरों में आज थोड़ा कमजोर कारोबार होते हुए दिखा, और यहां पर मुनाफा वसूली का दबाव हावी होते हुए नजर आया। IT शेयरों में भी आज रुपए की मजबूती के चलते फिर से सेलिंग प्रेशर दिखा। HCL टेक और TCS कमजोर ही बंद होते हुए नजर आए। वहीं मेटल शेयरों में सेसा, गोवा, टिस्को ने आज फिर से एक और कमजोरी का सेशन दिखाया। लेकिन जिस तरह से वीकेंड पर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बढ़े, उसका फायदा BPCL और HPCL उठाने में कामयाब रहे। वहीं निफ्टी में दूसरे शेयरों में का जिक्र करें, पावर ग्रिड और भारती जैसे शेयरों में एक अच्छी तेजी का दिन आज देखने को मिला। कमजोर शेयरों में भेल पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। अल्ट्राटेक, टाटा पावर भी कमजोर ही बंद हुए। खबरों के दम पर जिन शेयरों में एक्शन दिखा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और MCX, ये दोनों ही शेयर अच्छी खासी कमजोरी के साथ आज बंद हुए। HCL इन्फो का HCL टेक के साथ टाई अप और मर्जर की इस तरह की सारी खबरें, हालांकि बाद में कंपनी ने खंडन किया, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 9% के आसपास की तेजी में बंद होते हुए नजर आया। रनबैक्सी के शेयर ने आज अपने इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखी। आज ये एक झटके में 30% टूट गया, और एक बार फिर वजह थी अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर FDA ने कंपनी की मोहाली प्लांट से भी दवा का इंपोर्ट बैन कर दिया है। प्लांट के निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। 2008 में FDA ने कंपनी के देवास और पोंटा साहेब प्लांट के लिए इंपोर्ट अलर्ट जारी किया था। देखा जाए तो रनबैक्सी की अमेरिका में पकड़ मजबूत करने की कोशिशों को तगड़ा झटका लग गया है। जानकारों का मानना है कि रनबैक्सी के लिए फिलहाल मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन इससे दूसरी फार्मा कंपनियों पर कोई असर नहीं होगा। प्रॉब्लम्स हुई हैं वो नियर टर्म में सॉल्व नहीं होने वाली है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से मतलब उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अभी भी रनबैक्सी एक बहुत ही लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी है। पर्टिकुलर इंडियन प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट कंपनी है, और अगर आप इसका और सन फार्मा का भी मार्केट कैप कंपेयर करें तो रनबैक्सी काफ़ी कम मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ट्रेड कर रहा है, और मेरे ख्याल में उनकी साइज को देखते हुए ये ठीक नहीं है। सो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेक्ट होगा।
और रुपए में आज पूरे दिन अच्छी रैली देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया 66 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ। एक डॉलर का भाव 63 के नीचे आ गया है। हम बता दें कि 4 सितंबर को जब रघुराम राजन ने आरबीआई गवर्नर का पद संभाला तब से ही रुपए में रैली शुरू हुई है। पिछले 12 दिन में रुपया 8.5% तक मजबूत हो चुका है। दूसरी ओर रुपए की मजबूती सोने चांदी पर भारी पड़ रही है। घरेलू बाजार में सोने का भाव 500 रुपए से ज्यादा लुढ़क गया है। फिलहाल अगर हम देखें तो ये 29,680 के लेवल पर लगभग 1% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आधे % की कमजोरी दिखाई दे रही है। वहीं अगर वायदा में चांदी की बात करें तो ये भी 39,726 के लेवल पर लगभग 1% की कमजोरी के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव है, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में सोने और चांदी कीमतों में दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले हफ्ते भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव की वजह से एमसीएक्स पर सोना 8% और चांदी करीब 10% टूटी थी। कल से फेडरल रिजर्व की 2 दिन की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें राहत पैकेज में कटौती के आसार है। और ऐसे में बैठक से पहले हम देख सकते हैं बाजार में नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने थोक डीजल से सब्सिडी हटाने के फैसले को सही ठहराया। कहा इकोनॉमी है खस्ताहाल। और एनएससीएल मामले में 2 दिन में आएगी जांच रिपोर्ट। आज जिग्नेश शाह मिले अरविंद मायराम से। पूरी डिटेल ब्रेक के बाद। अब सुप्रीम कोर्ट को भी देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की चिंता हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सुनवाई के दौरान कहा कि इकोनॉमी का हाल बुरा है और ऐसे में लीक से हटकर फैसले करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब्सिडी को लेकर चली आ रही परंपरा भी बदलनी होगी। सुप्रीम कोर्ट थोक डीजल पर सब्सिडी मामले पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि रुपए की गिरती कीमत से सब्सिडी का बोझ बढ़ गया है और ऐसे में रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी वाला डीजल नहीं दिया जा सकता है और इन्हें अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने थोक डीजल से सब्सिडी हटाने को इजाजत दे दी है। सरकार ने इस साल जनवरी में थोक डीजल से सब्सिडी हटा ली थी। उधर कॉर्पोरेट इंडिया का भरोसा 17 तिमाही के सबसे कम हो गया है। इंडस्ट्री संगठन फिक्की के एक सर्वे में पता चला है। फिक्की के मुताबिक कॉर्पोरेट इंडिया को सबसे ज्यादा मुश्किल कर्ज से है। फिलहाल उन्हें न केवल महंगा कर्ज मिल रहा है बल्कि इसे लेना बेहद मुश्किल हो गया है। इन्हीं वजहों से बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स फिसलकर 49 पर आ गया है। कंपनियों को फिलहाल अपना परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं होने की उम्मीद है। फिक्की का ये सर्वे जुलाई और अगस्त महीने में हुआ है। पिछले 1 साल से कॉर्पोरेट इंडिया का कॉन्फिडेंस घट रहा है। सर्वे में 67% कंपनियों ने कहा कि फिलहाल वो भर्ती नहीं करेंगे। स्टेट बैंक के चेयरमैन प्रदीप चौधरी के बढ़ते एनपीए के लिए खस्ता हाल इकोनॉमी को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि कई बहुत अच्छे रिकॉर्ड वाली कंपनियों के अकाउंट भी एनपीए हो रहे हैं। हाल इतना बुरा है कि बैंक के चेयरमैन के तौर पर उन्हें इसकी फिक्र लगातार रहती है। एनपीए की प्रॉब्लम जैसे मैं कह रहा था कि अभी भी इकोनॉमी में बहुत स्ट्रेस बना हुआ है और अब तो ये डर लगता है कि कल कौन सा अकाउंट एनपीए हो गया। जो अच्छे अकाउंट 15 साल 20 साल से चल रहे थे वो भी सडनली आकर हाथ खड़े कर रहे हैं कि साहब हम जो है सर्विस नहीं कर पा रहे। आज की तारीख में 50% से ज़्यादा यूनिट्स के पास कैश फ्लो नहीं है टू मीट द रीपेमेंट, इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। बहुत ही, मैं तो समझता हूँ 2-4% लोग जानबूझ के डिफॉल्टर। एनएससीएल मामले पर 2 दिन बाद जांच रिपोर्ट आने वाली है और जिग्नेश शाह ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। सेटलमेंट संकट में फंसे एनएससीएल के प्रमोटर जिग्नेश शाह ने आज आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम से मुलाकात की। अरविंद मायाराम की अध्यक्षता में बनी एक जांच कमेटी एनएससीएल मामले की पड़ताल कर रही है। बैठक के बाद जिग्नेश शाह ने माना कि एनएससीएल मामले में एक बड़ी चूक हो गई है। We got the time to represent to the committee and what we said is that we are committed to recover money. We are committed to the investors. Okay, we are in discussion with the investor groups. Whatever has happened, you all know, and we are also victims. But that doesn't mean that we are sitting quiet. And we have done all the actions, legal actions, filing complaint, filing arbitrations, everything. And we'll do everything to recover money and pay back the settlement. जिग्नेश शाह जितनी भी कोशिश करें, निवेशकों को उन पर भरोसा नहीं है। निवेशक इस मामले की सख्ती से जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने एक
कहा कि जो भी क्रिमिनल लाइबिलिटीज जिसकी जिसकी बनेगी वो पूरी तरह से क्रिमिनल लाइबिलिटीज स्टैब्लिश की जाएगी। उसके लिए वो लॉ हर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगा रहे हैं, जो जल्दी ही जो हफ्ते भर के अंदर में उनके पास रिपोर्ट आ जाएगी और देख के उस पर एक्शन लेंगे। FIR दर्ज कराने के लिए सब जगह FIR इन्वेस्टर 17,000 इन्वेस्टर है, लोगों ने जगह जगह पर FIR करवा रहे हैं, EOW में जा रहे हैं, वो अपनी तरफ से सारी कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग ने गवर्नमेंट को भी सारा प्रेजेंटेशन दे दिया है। नाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन। दूसरी ओर NSCL मामले में जांच के नाम पर अभी तक कुछ भी ठोस सामने नहीं आया है। कई एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि इस मामले को क्या नाम दिया जाए। ये सिर्फ नियमों के उल्लंघन का मामला है या बड़ा घोटाला। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स विभाग, SFIO सभी अपनी अपनी जांच कर रहे हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री सचिन पायलट भी कई बार ये कह चुके हैं कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज उन्होंने फिर कहा कि NSCL मामले पर जांच पूरी हो गई है। अगर कंपनी नियमों का उल्लंघन हुआ होगा तो सख्त कार्रवाई होगी। ग्रुप कंपनी हो, इंडिपेंडेंट कंपनी हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी भी कंपनी ने कहीं पर भी उल्लंघन किया है कंपनीज एक्ट का, हमारे संज्ञान में आएगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जैसा मैंने कहा आपको, वित्त मंत्री जी ने लगभग 2 हफ्ते पहले 2 कमेटी का गठन किया था और दोनों की रिपोर्ट अब सरकार के पास आ गई है और बहुत जल्द वित्त मंत्रालय की ओर से निर्णय आएगा। NSCL के ई-गोल्ड में कारोबार कर रहे लाखों निवेशकों को सोने की डिलीवरी नहीं मिलने से अब भी करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। NSCL के ई-गोल्ड में 7 लाख छोटे निवेशकों के पैसे फंसे हैं, लेकिन 36 दिन बाद भी लोगों को सोना नहीं मिल रहा है। NSCL मामले में अब तक जो भी बातें सामने आ रही हैं वो बड़े निवेशकों से जुड़ी हैं, मगर उन 7 लाख लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही जिनके पैसे एक्सचेंज के ई-गोल्ड सीरीज में फंसे हुए हैं। 7 अगस्त के बाद जिन लोगों ने अपने सोने की डिलीवरी लेने के लिए अर्जी दी थी, उन्हें धीरे धीरे सोना मिल रहा था, लेकिन जिन लोगों ने 12 अगस्त के बाद अर्जी दी, उन्हें अभी पिछले हफ्ते की डिलीवरी ही मिली है। ब्रोकर्स का कहना है कि अब उन्हें इन्वेस्टरों को ऑनलाइन ट्रेडिंग चार्ज के साथ वैट भी देना पड़ेगा। मेरे क्लाइंटों का 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का टोटल ई गोल्ड, ई सिल्वर, ई प्लेटिनम में एक्सपोजर है, और अगर पूरे अहमदाबाद का या गुजरात का हम एनालिसिस करें तो 50 से 60 करोड़ का टोटल ई सीरीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अभी जब भी जो ई सीरीज थी तो उनमें 1.25 से 1.5% एक्स्ट्रा कॉस्ट पे हम बाय कर रहे थे, तो वो बोझा तो पड़ना ही है। और उसके सिवा 1% उनको वैट का खर्च आएगा, और उसके साथ उनको जो मेकिंग चार्जेस है वो मेकिंग चार्जेस का भी बोझ अतिरिक्त पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये बोझ क्लाइंटों पे कोई उनका दोष नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। आमतौर पर NSCL के सौदे T+2 होने के कारण 2 दिन में सोना डीमैट हो जाता था, लेकिन अब सौदे बंद हो गए हैं। ऐसे में जो निवेशक अपना सोना वापस चाहते हैं, उन्हें सोना नहीं मिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि NSCL के पास 910 किलो सोना, 46,167 किलो चांदी और 19 किलो प्लेटिनम पड़ा हुआ है, जिसकी बाजार कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन निवेशकों को इसका फायदा नहीं हो रहा है। ब्रोकर्स भी अपने ग्राहकों की हालत से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से फाइनेंस मिनिस्ट्री इस मामले को सुलझाए। देश भर के ऐसे लाखों निवेशक हैं जिन्होंने ई गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट किया था और अब उनको अपने पैसे फंसे हुए लगते हैं। सोने ने हाल ही में 34,000 का लेवल छुआ था, लेकिन ये निवेशक ना तो इस तेजी का फायदा उठा पाए और ना ही अब तक उन्हें अपने पैसे वापस मिले हैं। वो चाहते हैं कि नुकसान भले ही हो, लेकिन कम से कम उनके पैसे वापस तो आए। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और मोदी की तारीफ करते दिखे आडवाणी। और आसाराम बापू की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। पूरी खबर ब्रेक के बाद। अब इकोनॉमी को भी रुलाएगी प्याज की महंगाई। होलसेल महंगाई दर 6 महीने की ऊंचाई पर, लेकिन SBI उठा रहा है आंकड़ों पर सवाल। महंगाई दर में तेज बढ़ोतरी ने शेयर बाजार को भी दिया झटका। सेंसेक्स ने 350 पॉइंट की तेजी गंवाई। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे अमेरिकी बाजार। फेड रिजर्व चेयरमैन की दौड़ से लैरी समर्स के हटने से खुशी। सुप्रीम कोर्ट ने थोक डीजल से सब्सिडी हटाने को सही ठहराया। कहा इकोनॉमी मुश्किल में, लीक से हटकर करने होंगे फैसले।
मोदी पर नरम पड़ा आडवाणी का रुख, छत्तीसगढ़ की एक रैली में की तारीफ। नरेंद्र मोदी का लगातार विरोध करने वाले आडवाणी अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। आज उन्होंने मोदी की तारीफ करके उन्होंने सबको चौंका दिया। आडवाणी बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ के कोरबा में रैली को संबोधित करते हुए गुजरात में पार्टी के कामों के बहाने मोदी की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य है जहां गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है और इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान महत्वपूर्ण है। साथ ही आडवाणी ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां अच्छा काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले और सारे गांव तक बिजली पहुंचाने का संकल्प करके उसको पूरा किया। क्या पार्टी से आपकी नाराजगी दूर हो गई? करता हूं कि उनको आज देश भर का दायित्व देने का जो संकल्प सरकार में हमारी पार्टी ने किया है वो अगर होगा तो जितने सारे अच्छे कार्य हमने अपने प्रदेशों में किए हैं वो देश भर में। आसाराम बापू की न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक के लिए बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुजफ्फरनगर हिंसा पर जमकर हंगामा हुआ। देखिए ऐसी बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज दंगा प्रभावित मुजफ्फरनगर का दौरा किया। शरणार्थी शिविरों में जाकर प्रधानमंत्री ने दंगा पीड़ितों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने पूरी मदद और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के इस दौरे को भारतीय जनता पार्टी ने सेक्युलर टूरिज्म का नाम दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष ने अखिलेश सरकार पर मुजफ्फरनगर हिंसा रोकने में लापरवाही का आरोप लगाया है। विपक्ष ने सदन में राज्य सरकार और समाजवादी पार्टी के खिलाफ पोस्टर लहराए और जमकर नारेबाजी की। हंगामे के बाद विधानसभा सत्र को 18 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। 4 दिनों का ये मानसून सत्र 20 सितंबर को खत्म हो जाएगा। नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी आसाराम बापू की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ गई है। जोधपुर कोर्ट ने आसाराम बापू की जमानत याचिका ठुकरा दी। अब उन्हें 30 सितंबर तक जेल में रहना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट में अब बुधवार को आसाराम के जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। उधर आसाराम के वकील राम जेठमलानी का कहना है कि पीड़ित लड़की मानसिक रूप से बीमार है। सुप्रीम कोर्ट ने दंगों के बाद स्थानीय लोगों को ज्यादा मुआवजा देने पर जम्मू कश्मीर सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला सरकार को किश्तवाड़ में दंगे के बाद स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों को अलग मुआवजा देने को गलत माना है। कोर्ट ने कहा है कि पीड़ितों के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत अब स्थिर है। बुखार और सीने में दर्द की शिकायत पर कल शाम उन्हें मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में आईसीयू में रखा गया है। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य कर्मियों ने पोलियो की दवा के बदले बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका पिला दिया। हुबली में गलत दवा पीने से 67 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लापरवाही के लिए 4 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वॉशिंगटन डीसी के नेवल बेस में फायरिंग की गई है, जिसमें अब तक 4 लोगों के मरने की खबर आ रही है। हालांकि इस हादसे में कई और लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हादसे में 10 लोगों के जख्मी होने की भी खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक जख्मी होने वालों में डीसी के कई पुलिस अफसर भी शामिल है, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वॉशिंगटन के नेवी यार्ड में करीब 3000 लोग काम करते हैं। पुलिस हमला करने वाले तीनों लोगों को तलाशने में जुटी गई है। और जब्त हो सकता है माल्या का पासपोर्ट। हाईकोर्ट ने उन्हें पासपोर्ट के साथ पेश होने का निर्देश दिया। पूरी डिटेल देखिए ब्रेक के बाद। विजय माल्या की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें कल कोर्ट में पेश होने के लिए समन दिया है। कोर्ट यूनाइटेड ब्रूअरीज के वाइंडिंग अप पिटीशन पर सुनवाई कर रही है। इस याचिका में ग्रुप के 10 देनदारों का कहना है कि कर्ज चुकाने के लिए कंपनी के कारोबार को बेचकर पैसे जुटाए जाए। कोर्ट ने माल्या को पासपोर्ट के साथ पेश होने के आदेश दिए हैं। वित्त मंत्री ने इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI से सभी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी में डिजिटाइजेशन अनिवार्य करने को कहा है। उन्होंने IRDAI से अपील की है कि वो लाइफ और जनरल दोनों तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी के डिजिटाइजेशन की टाइम टेबल की घोषणा जल्द करें।
I've urged the authority and the chairman to announce a timetable under which voluntary digitization will become mandatory digitization for all policies, beginning of course with life and then moving on to non-life. और भारत में रोजाना करीब 150 बच्चे क्लब फुट नाम की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। ये बीमारी नवजात बच्चे के पैर में होती है, जिसमें बच्चे का पैर अंदर की तरफ मुड़ जाता है और समय रहते इलाज नहीं मिलने पर यह बच्चे को अपाहिज भी बना सकता है। इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने और क्लब फुट से बच्चों को छुटकारा दिलाने के लिए काम कर रही है एक स्वयंसेवी संस्था क्योर इंडिया। इस संस्था ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बॉलीवुड एक्टर जॉन इब्राहिम को। क्योर इंडिया के 20 राज्यों में करीब 90 क्लिनिक हैं और ये हर साल करीब 90,000 बच्चों को इस बीमारी से बचा रही है। मैं खुशी से इसे एक्सेप्ट किया और मैं यही सोचता हूँ कि अगर 50,000 बच्चे को हम ट्रीट कर सकते हैं तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन सीइंग चिल्ड्रन वॉकिंग एंड रनिंग एंड लीडिंग नॉर्मल लाइव्स। तो इनको नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहिए, हर एक को हक है नॉर्मल ज़िंदगी जीने का। सो That's why I decided to be the brand ambassador. हर बच्चे का अलग अलग किस्म का सिवियरिटी होता है, तो उसके हिसाब से 7-8 प्लास्टर लगते हैं। जो क्लासिक केस है उसमें 6 प्लास्टर लगते हैं। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें टाँके भी नहीं लगते हैं और ब्रेस पहनना होता है और बच्चा हमेशा के लिए ठीक होता है। ये इतनी सरल इलाज अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि बहुत ही सरल है। और आपकी एक्सेसरीज की फिक्र करने वाला टाइटन अब आपको महकाएगा भी। टाइटन की नई पेशकश के बारे में बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मंदी से परेशान एफएमसीजी कंपनियां अब किसी भी कीमत पर बिक्री बढ़ाने में जुटी है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग बरकरार रखने के लिए कंपनियां इसे किफायती बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। शैम्पू और डिटर्जेंट ही नहीं बल्कि अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी छोटे छोटे पैकेट में मिल रहे हैं। स्लोडाउन के इस दौर में प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग बनाए रखने के लिए एफएमसीजी कंपनियां अपनी प्रीमियम रेंज के छोटे पैकेट्स बाजार में लॉन्च कर रही हैं। HUL ने अपनी प्रीमियम साबुन डव की बिक्री बढ़ाने के लिए 22 रुपए का 50 ग्राम का साबुन निकाला है। वहीं इससे पहले डव 75 ग्राम और 100 ग्राम की मिलती थी। रैकेट बेनकिसर ने भी डिटॉल को पहले से और छोटा और किफायती कर दिया है। फूड सेगमेंट में भी सिंगल सर्व पैकेट का चलन बढ़ गया है। कैडबरी ने ओरियो और ब्रिटानिया भी प्रीमियम बिस्किट के छोटे पैकेट बेच रही है। रूरल मार्केट में जो कि अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, अर्बन में भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि जब स्लो डाउन आता है तो कंज्यूमर वांट्स टू स्पेंड लेस बट एट द सेम टाइम ही गेट्स द प्रीमियम प्रोडक्ट्स, तो उसकी वजह से उन्हें एडवांटेज मिल जाती है। सिर्फ स्मॉल पैकेजिंग स्ट्रैटेजी ही नहीं, एफएमसीजी कंपनियां मंदी से लड़ने के लिए एक के बाद एक नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर रही हैं। इसके अलावा प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर भी तरह तरह के ऑफर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। नेस्ले ने हाल ही प्रीमियम सेगमेंट में एल्पिनो चॉकलेट लॉन्च की है। वहीं पीएनजी ने ओले में नए इंग्रेडिएंट्स डालकर ओले रीजेनरिस और HUL ने नई पॉन्ड्स की बीबी क्रीम मार्केट में उतारी है। ये जो फ्रीबीज या प्रमोशनल ऑफर्स है वो काफ़ी हेल्प कर सकता है एफएमसीजी कंपनीज के लिए, स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज सच एज सोप्स, डिटर्जेंट्स, शैम्पूज, ओके, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। मंदी ही नहीं, रुपए ने भी एफएमसीजी कंपनियों का हाल बेहाल कर दिया है। इंपोर्टेड कच्चा माल महंगा होने से कंपनियों ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में अच्छे मानसून की वजह से छोटे शहरों से आ रही बढ़िया मांग और आने वाले फेस्टिव सीजन से डिमांड बढ़ने की उम्मीद ही अब इन कंपनियों का सहारा है। राशि महेश्वरी, मुंबई। घड़ियों, गहनों और चश्मों के बाद टाइटन अब परफ्यूम्स के कारोबार में भी उतर गया है। 6 नई खुशबुओं के साथ आज उसने अपना स्किन कलेक्शन लॉन्च किया। टाइटन ने आज स्किन नाम की परफ्यूम रेंज लॉन्च की। इसमें 6 अलग अलग खुशबुएं हैं, मर्दों और औरतों के लिए 3-3। ये सब दुनिया के जाने माने परफ्यूमर्स ने तैयार किए हैं और सीधे फ्रांस से बनकर आएंगे। कंपनी का मानना है कि भारत में परफ्यूम्स के कई बड़े और इंटरनेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं, लेकिन उनके दाम बहुत ज्यादा है और डिस्ट्रीब्यूशन काफी कमजोर। यही टाइटन को अपने लिए एक बड़ा बाजार दिखता है। इस परफ्यूम रेंज के साथ टाइटन 23 से 27 साल के यूथ को टारगेट कर रही है और खासियत है इसकी कीमत।
स्किन का 50 ml पैक करीब 1000 रुपए का और 100 ml करीब 1800 रुपए में मिलेगा। कंपनी कह रही है कि इस प्राइस ब्रैकेट में कोई भी अच्छे परफ्यूम्स मौजूद नहीं हैं। भारत में परफ्यूम का बाजार करीब 30% की रफ्तार से बढ़ रहा है, इसीलिए कंपनी को यहाँ काफी गुंजाइश दिख रही है। फ्रेग्रेंसेस का जो मार्केट है वो काफी पोटेंशियल है और डीओज में इंडियन ब्रांड्स आए हुए पहुंच गए हैं और अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन परफ्यूम्स में बहुत कम है ब्रांड्स। भारत में सालाना करीब 2000 करोड़ रुपए का परफ्यूम बिकता है। परफ्यूम के नाम पर अरमानी, बर्बरी, शनेल, सीके, डियोर, एस्काडा, फेरारी, ह्यूगो बॉस, नीना रिची और पोलो जैसे नामी ग्रामी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कम से कम 4000 रुपए से शुरू होते हैं। दूसरी तरफ डिओड्रेंट कैटेगरी में एक्स, पार्क एवेन्यू, निविया, सेट वेट, वाइल्ड स्टोन, गार्नियर, यार्डली जैसे देशी विदेशी दोनों ही ब्रांड्स इस मुकाबले में हैं। मेट्रोस के अलावा अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी ये कारोबार जोर पकड़ रहा है और यही टाइटन जैसी कंपनी को अपने सेल्स नेटवर्क का फायदा मिल सकता है। शिवानी घरत, मुंबई। और आवाज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।